ओके, अब हम अपना पहला प्रॉब्लम शुरू करते हैं आज का। अपनी सीरीज़ में वैसे ये 7वें नंबर पे आएगा, 7वां प्रॉब्लम। ओके, द वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज़ 225 मीटर पर सेकंड। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें गिवन क्या चीज़ है। तो गिवन में आप लोग जैसा देख रहे हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब L इज इक्वल टू 0.5 मीटर और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव मतलब V इज इक्वल टू 225 मीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ अब A और B करके दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव ऑन दिस स्ट्रिंग इफ बोथ एंड्स आर केप्ट फिक्स्ड। ओके, आप देखिए, आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करना है इफ द टू एंड्स आर फिक्स्ड। जाहिर है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है n इज इक्वल टू V अपॉन 2 टाइम्स L। ओके, इसमें आप V और L की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5। ये हो जाएगा 225 अपॉन 0.5 इंटू 2 इज 1.0। ओके, जाहिर है डिवाइडेड बाय 1 का मीनिंग होगा कि नंबर चेंज नहीं होगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 225 हर्ट्ज। ओके, तो एकदम सिंपल वे में जो आंसर आएगा इसका वो होगा 225 हर्ट्ज। ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड जो पार्ट इसका है वो है व्हाइल दिस स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल हार्मोनिक, what is the wavelength of sound produced in air if the velocity of sound in air is 330 मीटर पर सेकंड। ओके, अब आप देखो इस प्रॉब्लम का अब जो सेकंड जो पार्ट है अब हम उसको शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है वो दिया हुआ है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इसको कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वाला जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से करेंगे। देखिए सबसे पहले V इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड ये आपको दिया हुआ है और आपको वेवलेंथ ऑफ साउंड जो है वो मालूम करना है। ओके, तो अगर वेवलेंथ ऑफ साउंड अगर हमको मालूम करना है तो हम यहाँ पर वेलोसिटी का ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, V इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। ओके, अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड है 330 इज इक्वल टू n। फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वैल्यू हमने अभी कुछ देर पहले कैलकुलेट किए थे और जो फ्रीक्वेंसी हमने देखा था उसकी वो है 225 बराबर है, तो 225 इंटू लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 225। अब आप इसको बाय यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इन नंबरों को लॉग एंटी लॉग से बाय यूजिंग लॉग टेबल जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो आएगा 1.467 मीटर। ओके, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ओके, अब हमारा जो 8वां प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है। ए स्ट्रिंग 105 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप लोग देखिए सबसे पहले आपको स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है L इज इक्वल टू 105 मीटर सेंटीमीटर। ओके, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो ये डिवाइडेड बाय 100 इसको कर देंगे तो ये आएगा 1.05 मीटर। ओके, इसके बाद ये जो द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज मूव्ड अप एंड डाउन विथ ए फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो 15 हर्ट्ज है। स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 लूप्स। यहाँ पर आपको लूप्स जो हैं उनकी जो तादाद है वो आपको दी गई है, तो नंबर ऑफ लूप्स इज इक्वल टू 3। ओके, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच हैव प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव। मतलब उस प्रोग्रेसिव वेव की आपको स्पीड मालूम करना है जिससे स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई। तो आप लोग देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ लूप्स आपको 3 दिए हैं,
तो अगर मैं आपको सिर्फ एक इसका डिज़ाइन, वैसे ज़रूरी नहीं है फिगर बनाना, लेकिन फिगर पर से अगर आप उसको समझें तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग देखिए, अगर उसमें 3 लूप्स बन रहे हैं तो वो 3 लूप्स कुछ तो भी देखने में ये ऐसे होंगे, इस तरीके से। ओके, यहाँ पर ये होगा नोड, ये भी होगा नोड, और ये जो फिक्स पॉइंट है ये भी नोड्स बन जाएंगे 3 लूप्स की वजह से। ये वाला जो डिस्टेंस होगा इट विल बी λ/2, जाहिर है ये वाला डिस्टेंस भी होगा λ/2 और ये डिस्टेंस भी होगा λ/2। और आपको दिया हुआ है कि टोटल जो लेंथ है इस स्ट्रिंग की वो L है। तो इस फिगर को देखकर ही समझ में आ रहा है कि जो L है इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स λ/2। तो बस हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे यहाँ पर। ओके, मतलब अगर आपने L जो है उसकी वैल्यू 3 टाइम्स λ/2 अगर यूज़ कर लिए तो आपको इजीली यहाँ पर वेवलेंथ जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले अगर आप इसमें ये वैल्यूज़ अगर पुट करें तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 3 टाइम्स λ/2 इज इक्वल टू L, और L की वैल्यू अभी हमने देखा था वो है 1.05। तो आप ये 3 और 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा λ इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1.05 डिवाइडेड बाय 3। ओके, चलो अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा λ इज इक्वल टू, ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2.10 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब λ इज इक्वल टू ये होना चाहिए 0.7 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास वेवलेंथ ऑफ द वेव। इसमें एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, वो है स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव अगर हमको मालूम करना है तो फॉर्मूला आएगा v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, और n आपको दिया हुआ है 15, तो 15 इंटू 0.7, इसका मतलब v इज इक्वल टू आ जाएगा, इनको अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 10.5 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ओके, अब हमारा 9th नंबर का प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ए सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले गिवन में स्टार्ट करते हैं। L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर, अगर हम उसको ऐसा यूनिट में अगर करते हैं तो। ओके, इसके बाद इज स्ट्रेच्ड बाय कीपिंग वेट्स इक्विवेलेंट ऑफ 3.5 किलोग्राम। मतलब यहाँ पर आपको टेंशन जो है वो इक्विवेलेंट वेट में दिया हुआ है और वो है 3.5 किलोग्राम। तो हम उसको किलोग्राम वेट लिख सकते हैं, लेकिन हमको उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप उसको इस तरह से कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस अगर करना हो तो आप जी की वैल्यू 9.8 की जगह पर 10 भी ले सकते हैं। तो इनकेस अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा T इज इक्वल टू 35 न्यूटन। ओके, हम 9.8 लेकर एक्यूरेट आंसर भी निकाल सकते हैं, या फिर अप्रॉक्सीमेट आंसर हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया टेंशन अप्लाइड इन द सोनोमीटर वायर। अब आपको आगे बोला गया है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 125 हर्ट्ज। मतलब n इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 125 हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। डिटरमिन द लीनियर डेंसिटी, हमको इस प्रॉब्लम के अंदर लीनियर डेंसिटी मालूम करना है। तो चलो ठीक है, देखो सिंपल सा मामला रहेगा। यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर लेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी बाय एम। यहाँ पर m जो है वो लीनियर डेंसिटी है, वो ही हमारा अभी टारगेट है। ठीक है, तो चलो इसके अंदर सारी वैल्यूज़ जो है वो हम पुट करेंगे। आप लोग देखिए, ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स L की वैल्यू है 0.5। ओके, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट T की वैल्यू है 35 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, चलो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको और देखें यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 इज़ 1.0, यानी ये फैक्टर चला गया। और यहाँ n की वैल्यू आप रख सकते हो, n की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 125।
इसका मतलब ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 35/m। और अब ये जो आपको फॉर्मूला आपके सामने जो दिख रहा है इसको आप स्क्वायर कर डालो, तो ये हो जाएगा 125 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय m। इसका मतलब m इज इक्वल टू आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 125 का स्क्वायर, देयरफॉर m इज इक्वल टू। अब अगर आपने इसको यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग यूज़ किए और उससे अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो नियर अबाउट आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। क्योंकि ये लीनियर डेंसिटी है इसलिए अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर इतना आएगा, यानी 2.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। ओके, आप इसको लॉग टेबल से सॉल्व करके एक बार देखिए तो आपको इसको करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके अब हम अपना 10th प्रॉब्लम शुरू करते हैं। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। आप देखिए जैसे ये वर्ड सेम मटेरियल आता है इसका मतलब होता है सेम डेंसिटी। ओके, और अगर हम इन टर्म्स ऑफ लीनियर डेंसिटी की बात करें तो भी चलेगा, यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि आपको सेम मटेरियल बोला गया है दोनों वायर का। एंड सेम क्रॉस सेक्शन। सेम क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होगा कि दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, तो r1 इज इक्वल टू r2 अगर हमको इसकी ज़रूरत अगर कभी पड़ती है तो। ठीक है, आर स्ट्रेच्ड ऑन ए सोनोमीटर इन सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब है एक के बाद एक, यानी पहले एक वायर को यूज़ किए फिर बाद में दूसरा यूज़ किए। लेंथ ऑफ वन वायर इज 60 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वायर की जो लेंथ है वो है 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर अगर उसको आप डिवाइडेड बाय 100 करो तो। एंड डेट ऑफ द अदर इज 30, तो यहाँ पर आप L2 इज इक्वल टू ले सकते हैं 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। ओके, आगे देखिए इसमें एन अननोन लोड इज अप्लाइड ऑन द फर्स्ट वायर। मतलब जो पहला जो वायर है उसके लिए जो टेंशन है तो वो अननोन है, एक्चुअली वही हमारा टारगेट होने वाला है। आगे जो चीज़ अननोन होती है वही मालूम करना होता है। ओके, तो T1 इज इक्वल टू सपोज करो कि वो x है और वो हमको फाइंड करना है। एंड सेकंड वायर इज लोडेड विथ 1.5 किलोग्राम। इसका मतलब सेकंड जो टेंशन है वो 1.5 किलोग्राम वेट है। आप हमेशा याद रखो कि जब भी आप टेंशन लिखते हैं तो वो किलोग्राम में नहीं आ सकता, बल्कि इट मस्ट बी इन न्यूटन, या फिर उसको किलोग्राम वेट भी आप बोल सकते हो और फिर उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.5 इंटू जी। अब जी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है फिर से वही वाली बात आ रही है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अगर आपको इजी कैलकुलेशंस करना हो तो आप 9.8 की जगह पे 10 ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ तो जाहिर है ये बन जाएगा T2 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टेंशन अप्लाइड इन द सेकंड स्ट्रिंग। अब आगे देखिए, इफ़ बोथ द वायर्स वाइब्रेट विद द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। मतलब यहाँ पर आपको ख़ास बात ये दी गई है कि N1 इज इक्वल टू N2, मतलब दोनों की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है वो सेम है। तो अब मालूम क्या करना है, सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट द अननोन लोड। मतलब आपका टारगेट यही है कि अननोन जो लोड है वो आपको पता करना है। चलो ठीक है, इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसी फॉर्मूले पर से, N1 इज इक्वल टू N2 से। ये तमाम चीज़ें आप पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। जो बेसिक कंडीशन आपको दी गई है वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर सेम, तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। N1 इज इक्वल टू N2 और अब दोनों तरफ के फॉर्मूले रख दो लाकर, तो जाहिर है N1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 टाइम्स L1 इंटू अंडर रूट T1 डिवाइडेड बाय M1 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स L2 इंटू अंडर रूट T2 डिवाइडेड बाय M2। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने बेसिक कंडीशन को यूज़ किया और दोनों को इक्वल बता दिए। चलो अब आप इसमें जो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो सब इसमें लाके रख सकते हैं। आप लोग देखिए ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स L1। जो फर्स्ट वायर की जो लेंथ है वो है 0.6 मीटर, अंडर रूट T1
T1 जो है वो हमारा टारगेट है, तो T1 डिवाइडेड बाय M1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप M1 को M ले सकते हैं क्योंकि M1 इज इक्वल टू M2 आने वाला है, ओके, तो उसको आप M ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 1/2 टाइम्स L2 की वैल्यू है 0.3 मीटर, हमने उसको कन्वर्ट किया था 30 सेंटीमीटर को, ओके। T2 की जो वैल्यू है वो है 15 न्यूटन, हम लोगों ने उसको कैलकुलेट किया था, 1.5 किलोग्राम था वो, तो 1.5 किलोग्राम को जब न्यूटन बनाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 9.8 एग्जैक्टली, या फिर अप्रॉक्सीमेटली करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10, मैंने 10 लेके किया हूँ, डिवाइडेड बाय M2 आ जाएगा M, जाहिर है ये M से ये M कट जाएगा, ओके। इसी तरह से अब आप देखो कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो सकता है, ये 3 1 ज़ा, ये 3 2 ज़ा, ये कैंसिल हो गया। अब जो बच गए हैं उनको लिख लेते हैं। यहाँ से जो चीज़ बची है 1/2 और यहाँ से बची है √T1 इज इक्वल टू, यहाँ से सारे लोग कैंसिल हो गए, यहाँ बचा है √15, ओके। अब आप ये 2 को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो √T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स √15, इसका मतलब T1 इज इक्वल टू स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √15 ने 15, तो इसका मतलब T1 इज इक्वल टू ये होना चाहिए 60 न्यूटन, ओके। अब आप यहाँ थोड़ा सा रुकिए, वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, मतलब टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग हमने मालूम कर ली, लेकिन प्रॉब्लम के जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। प्रॉब्लम में आपको टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग नहीं बल्कि लोड इन द फर्स्ट स्ट्रिंग बोला है, एंड लोड जो है, लोड हमेशा वजन होता है और वजन हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो टेंशन है अब आपको इसको मास में कन्वर्ट करना है, तो आपको याद रखिए T1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा M मल्टीप्लाइड बाय G, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, T1 की जगह पर आ जाएगा 60 क्योंकि वो न्यूटन में जो है वो 60 वैल्यू है, M हमको मालूम करना है, मल्टीप्लाइड बाय G की वैल्यू हमने पहले भी 10 लिया था तो अभी भी 10 लेंगे, ओके। पहले 9.8 लिया होता तो अभी 9.8 लेते थे, ठीक है। ये 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर है क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू 60/10 यानी 6 किलोग्राम। तो इस तरह से उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6 किलोग्राम, मतलब जो फर्स्ट वायर है उसके अंदर 6 किलोग्राम का लोड जो है वो लगाया गया है। ओके, अब हमारा 11वां प्रॉब्लम है, ए वायर हैज़ लीनियर डेंसिटी। ओके, चलो शुरू करते हैं। इसमें गिवन लिखना, सबसे पहले आपको लीनियर डेंसिटी दी हुई है, तो m इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, ओके। इट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स विद ए टेंशन, टेंशन दिया हुआ है T इज इक्वल टू 360 न्यूटन। The wire resonates at a frequency of 420 Hz and 490 Hz in 2 successive modes। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो कि 2 अलग अलग मोड्स आपको दिए हुए हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मतलब इट मे बी फंडामेंटल मोड एंड फर्स्ट ओवरटोन, और इट मे बी फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो 2 अलग अलग मोड्स दिए हैं, तो हम यहाँ उन फ्रीक्वेंसीज के कुछ अलग अलग नाम दे सकते हैं। मान लो N1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज़ और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 490 हर्ट्ज़, 2 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज, ओके। फाइंड द लेंथ, हमारा टारगेट जो है यहाँ पे L फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो देखो इसको शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि सारी वैल्यूज़ जो है वो SI सिस्टम में है, ओके, तो किसी को कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि ये जो 420 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है तो ये pth ओवरटोन की है, P नंबर वाला ओवरटोन। तो इसका डेफिनेट मतलब ये होगा कि जो 490 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होगी इट विल बी P+1th ओवरटोन। मतलब आप देखिए, आपको सक्सेसिव वर्ड यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, सक्सेसिव मोड्स। तो अगर 420 हर्ट्ज़ जो है वो P नंबर वाला ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होगी तो डेफिनेटली P नंबर वाले ओवरटोन से आगे वाला ओवरटोन क्या होगा, P+1 ओवरटोन। तो P+1 ओवरटोन के लिए क्या होना चाहिए, 490। तो बस इसी चीज़ को बेस बनाएंगे हम लोग और इसी पर से हम उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
चलो देखो शुरू करते हैं। पहले हम लोग pth ओवरटोन को लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम pth ओवरटोन की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन विल बी इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स l इंटू अंडर रूट t बाय m। ओके, शायद आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे आ गया है फॉर्मूला। तो इसको एक बार थोड़ा सा हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। आप देखिए हमारे पास फॉर्मूला है np इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है p प्लस 1 टाइम्स n। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब हम pth ओवरटोन की बात करेंगे तो इसमें क्योंकि जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के लिए ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1, और ये n का जो फॉर्मूला है ये क्या होता है 1/2l अंडर रूट t बाय m, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो पहले हम pth ओवरटोन ले लेते हैं और फिर बाद में p प्लस 1 लेंगे। तो अगर उसको यूज़ करें तो आप देखिए पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है n सफिक्स p इज इक्वल टू, तो वो क्या होना चाहिए, आप उसको p प्लस 1 के हिसाब से करोगे तो फिर अगला नंबर p प्लस 2 आ जाएगा। ओके, या p प्लस 1 p से अगर करते हैं तो वो आ जाएगा p प्लस 2 सेकंड इसमें। ओके, अब हमारा 12वां प्रॉब्लम हम शुरू करते हैं। देखिए, 2 साउंड वेव्स हैविंग वेवलेंथ 81 सेंटीमीटर एंड 82.5 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस 8 बीट्स पर सेकंड। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर 2 अलग अलग वेवलेंथ दिए हुए हैं। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। λ1 इज इक्वल टू, पहला है 81 सेंटीमीटर और दूसरा है 82.5 सेंटीमीटर। ओके, और ये दोनों जो साउंड वेव्स हैं दे प्रोड्यूसेस 8 बीट्स पर सेकंड। मतलब यहाँ पर आपको बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 8 बीट्स पर सेकंड, इतना आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वी आपको मालूम करना है। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार ये एग्जाम में पूछते हैं। सबसे पहले आप देखो कि λ1 और λ2 की जो वैल्यूज़ हैं उनमें से उनको देखकर ही समझ में आ रहा है कि λ2 इज़ ग्रेटर देन λ1। 82.5 81 से बड़ा है, और ये हमको पता है कि वेवलेंथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है उनका आपस का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि n2 इज़ लेस देन n1। मतलब जो पहले साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड साउंड। तो ये इस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा। आप याद रखो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n1 माइनस n2 अगर n1 बड़ा है तो, या फिर n2 माइनस n1 अगर n2 बड़ा है तो। ओके, जो बड़ा रहेगा उसको हम पहले लेंगे और छोटे वाले को उसमें से माइनस करेंगे। अभी यहाँ पर n1 बड़ा है इसलिए हम फॉर्मूला लेंगे n1 माइनस n2, ठीक है। अगर ये उल्टा होता तो हम इसको n2 माइनस n1 लेते थे, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी है आप इसको चेंज कर सकते हैं वेवलेंथ में। आपको पता है कि v इज इक्वल टू होता है n इंटू लैम्डा, इसका मतलब n इज इक्वल टू आ जाएगा v बाय लैम्डा। तो ये चीज़ आप यहाँ यूज़ करोगे तो अगर ये क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू n1 की जगह पर आएगा v अपॉन λ1 माइनस v अपॉन λ2, यानी n2 को आप v अपॉन λ2 लिख सकते हैं और n1 को v अपॉन λ1। ओके, चलो इतना पहले आप नोट डाउन कर लो। अब आप इसमें इस फॉर्मूले में राइट साइड में v कॉमन निकाल सकते हो। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा p इज इक्वल टू, अगर आपने v कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से ये बचेगा 1 अपॉन λ1 माइनस 1 अपॉन λ2, ठीक है। चलो अब इसको पहले जो ब्रैकेट है उसी को हम पहले सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमारा टारगेट v है। तो p इज इक्वल टू आएगा v इन ब्रैकेट। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो नीचे अपॉन में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा और ऊपर क्रॉस हो जाएंगे। तो λ2 इंटू 1
यानी लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इस तरह से। और अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इनटू में है, तो जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा इधर आकर उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला मिलेगा p इंटू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ये हमारे पास मेन फार्मूला आ गया स्पीड ऑफ लाइट के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, अब इसमें जो जो वैल्यूज़ आपके पास है वो रख दो लाकर। क्या आएगा, p इज इक्वल टू v इज इक्वल टू p की वैल्यू आप देखो, फ्रीक्वेंसी जो है बीट फ्रीक्वेंसी वो 8 है, इन ब्रैकेट लैम्डा 1 की वैल्यू है 81 और लैम्डा 2 है 82.5 और अपॉन में आएगा 82.5 माइनस 81। ठीक है, चलो अब आप और ज़्यादा इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक पहले आप बराबर नोट डाउन कर लो। क्या हो जाएगा ये, v इज इक्वल टू 8 इन ब्रैकेट 81 इंटू 82.5 डिवाइडेड बाय, अब आप देखो 82.5 में से अगर 81 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1.5। ओके, तो इस तरह से अपॉन में 1.5 जो है वो इतना नंबर आ गया। और अब आप इसको देखो कि यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल कर सकते हो। और अगर आपने ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, v इज इक्वल टू 8 इंटू 81 इंटू 825 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, और फिर आप इसको बाय यूजिंग लॉग टेबल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अभी जहाँ तक आप इसको कट करना चाहें वहाँ तक आप कट कर लो। जैसे आप देखो इसको 5 से कट कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर होगा 5 6 ज़ा 30, फिर 5 5 ज़ा और ये हो जाएगा 5 3 ज़ा, फिर इसके बाद 3 1 ज़ा, ये इसको आप कट कर सकते हैं 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। इसका मतलब फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो आएगा 8 इंटू 27 इंटू 165। अब अगर आपने इन सब को सॉल्व किया तो जो एग्जैक्टली जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा, इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 8 ज़ा 56, ओके, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 5 16 प्लस 5 21 165। इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो v इज इक्वल टू, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ओके, तो इन दो नंबरों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 35640, और क्योंकि पूरा प्रॉब्लम हमने CGS सिस्टम में सॉल्व किया है इसलिए इसकी यूनिट जो होगी वो होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हमारा 13 नंबर का प्रॉब्लम है, 2 ट्यूनिंग फोर्क्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज 320 एंड 340 हर्ट्ज। तो चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क वो दिया हुआ है 320 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वो है 340 हर्ट्ज। ठीक है, दे आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है 326.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस इन वेवलेंथ। ओके, डिफरेंस के लिए हम डेल्टा यूज़ कर लेंगे, तो डेल्टा लैम्डा जो है ये हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा पहले अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। आप लोग देखो, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हो सकती है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, या फिर उसकी वैल्यू हो सकती है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ओके, ये दोनों में से कोई एक वैल्यू करेक्ट होगी। मतलब हमको ये पहले अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि लैम्डा 1 में से लैम्डा 2 माइनस करेंगे या लैम्डा 2 में से लैम्डा 1 माइनस करेंगे। तो हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते ये वैल्यूज़ पर से। आप देखो N1 320 है और N2 340 है, मतलब N2 बड़ा है,
जब n2 बड़ा है तो लैम्डा 2 छोटा होगा। ओके, आप याद रखो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि लैम्डा 2 जो है वो छोटा होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, देयरफॉर डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, अब इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा v अपॉन n1 माइनस v अपॉन n2। ओके, इससे पहले भी हमने यूज़ किया हुआ है। तो लैम्डा की जगह पर आ गया v अपॉन लैम्डा n1, लैम्डा 2 की जगह पर आ गया v अपॉन n2। यह आ जाएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू v, अगर कॉमन निकालेंगे तो यह आएगा 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2। बस अब इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करना है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। देखो क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू v, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 326.4 इन ब्रैकेट। अब ये इसको आप एक काम कर सकते हैं, क्रॉस कर लें अगर, तो ये नीचे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर डिफरेंस आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा n2 माइनस n1 और नीचे आएगा n1 इंटू n2। ओके, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करो तो ये कुछ ऐसा होगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 326.4 इन ब्रैकेट n2। सेकंड फ्रीक्वेंसी जो आपको दी हुई है वो है 340, तो 340 माइनस 320 और अपॉन में क्या आएगा 320 इंटू 340। तो यह आएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 326.4 इंटू 340 माइनस 320, ये हो जाएगा 20, और जाहिर इसके डिवाइडेड बाय क्या आएगा 320 इंटू 340। आप ये 0 से 0 कट कर सकते हैं और भी बहुत सारे नंबर इसमें कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये 1 से आप इसको कट कर सकते हो। तो टोटल मिलाकर आपको मिलेगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 326.4 डिवाइडेड बाय, नीचे दो नंबर हैं 320 इंटू 17, और अगर आपने इन नंबरों को सॉल्व किया बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग तो इसका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो आएगा 0.06 मीटर। क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा यूनिट में है इसलिए जो डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ जो है इट विल बी इन मीटर। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके।